जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस नोट 17। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए पहले देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 5। मतलब ये इक्वेशन दिया आपका ऑप्शन में, इस इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन का सम जो है 5 आ रहा। तो चलिए सारा इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला ही इक्वेशन को चेक करते हैं, साथ पहला ही इक्वेशन मेरा आ जाए आंसर। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको तोड़ेंगे हम तो एक्स स्क्वायर, अब हमको 6 लाना है तो आप क्या कर दिया है, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू यहाँ 3 आ गया और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू 2 आ गया। इन दोनों को जोड़िए तो 5 आ जा रहा। मतलब कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा क्या दे रहा है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है उसका सम कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो पहला ही इक्वेशन हमारा क्या है, करेक्ट है। और जो लोग अभी जितने भी हमारा प्रैक्टिस सेट करवाया है 1 से 16 तक, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है एक बार देख लो यार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन एक कहा जाता है ना कि सारा सेलेक्टेड है क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने 16 तक नहीं किया है एक बार क्वेश्चंस को देख लो। अगर आपसे सॉल्व होता है तो करो और नहीं होता तो उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया आप उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 12 माइनस 6x और 4x प्लस 2 आर इक्वल। कहने का मतलब x का मान क्या है जिसके लिए समीकरण 12 माइनस 6x और 4x प्लस 2 दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अपने से ऑप्शन उठाइए और x की जगह उस वैल्यू को रखिए। तो एक बार ऑप्शन से बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 12 माइनस 6x है और ये 4x प्लस 2 है। डायरेक्ट क्या करना आपको, विदाउट ऑप्शन पहले सोल्व कराता हूँ। तो x लोग एक तरफ कर लेंगे तो माइनस 6x माइनस 4x, इधर हो गया आपका प्लस 2 और यहाँ माइनस 12, तो इधर आ गया आपका माइनस 10x और इधर आ गया माइनस 10। तो 10 से 10 कट गया एक बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। तो कहने का मतलब x का किस वैल्यू पर, 1 वैल्यू पर ये आपका इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। कितना लेट लगा, कुछ नहीं। आप चाहेंगे अगर इस तरह नहीं कर पाते हैं तो आप प्रत्येक जैसे 0 लिए एक साथ 0 बैठाइए, तो आप यहाँ 0 लीजिएगा तो 12 में से 0 गया तो 12 बच जाएगा और यहाँ 0 रखिएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो 12 और 2 इक्वल है, नहीं है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और बनाकर भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 माइनस 2 माइनस 9 होल का पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 4 है आपका, अब देखिए इसको आप घटाइएगा तो -7 बनेगा। -7 का पावर क्या होगा आपका, 0। मतलब किसी का भी पावर क्या होगा आपका, किसी भी पावर का कोई भी क्वेश्चन हो अगर 0 पावर है उसका तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए -7 आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट में क्या आएगा आपका -7 आएगा। -7 का पावर 0 है तो क्या होगा आंसर उसका, 1 होगा। ठीक है, यहाँ इसका पूरा वैल्यू 1 हो गया, प्लस यहाँ 9 हो गया, डिवाइड 1 प्लस 3। अब यहाँ डिवाइड लगाते हैं क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना होगा हमको। तो यहाँ आपका हो गया, मान लीजिए 4 माइनस 1, 9 को 1 से डिवाइड लगे तो 9 ही आएगा, प्लस 3। अब सारा को जोड़ दीजिए, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया आपका, 12 और 16, 16 में से 1 क्या होगा आपका 15 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम अच्छे से देख के कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा जल्दी में प्लस माइनस मिस्टेक कर देते हैं और उस प्लस माइनस के चलते में आंसर हमारा कुछ और आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कैसे है देखिए, ए किसी काम का 50% 12 दिन में पूरा करता है। इसका इंग्लिश में मैंने ऊपर लिख दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर वह बी को बुलाता है तथा वह दोनों मिलकर बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। कहने का मतलब पहले ए काम कर रहा था, चलिए 50% का फ्रैक्शन कितना होता है पहले लिख देते हैं। 50% को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। ए किसी काम का 50% 12 दिन में करता है। मान लीजिए पहले ए लिए और यहाँ आपका यहाँ लिख दिए वर्क और यहाँ आपका लिख दिए टाइम। ठीक, ए 50% यानी 1/2 काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। 1/2 भाग को, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, 24 डेज और यहाँ भी डेज। ठीक, अब बोलता है कि जो बचा हुआ काम है, आधा तो काम कर लिया, काम बचा कितना, रिमेनिंग काम कितना। तो मान लीजिए टोटल काम था 1, उसमें से आधा कर लिया तो अब भी उसके पास कितना बचा, 1/2 काम बचा। अब जो 1/2 काम है वो ए अकेले सिर्फ नहीं करेगा, वो किसके साथ मिलकर करेगा, बी को भी साथ में बुला लिया।
बी को भी साथ में बुला लिया, तो ए प्लस बी अब जो मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करने का मतलब कि अब जो रिमेनिंग काम है 1/2 ही है, क्योंकि आधा तो पहले कर चुका ए अकेले, अब जो कर रहा है वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो 1/2 बचा हुआ काम वो कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो एक काम कितना दिन में करेंगे लोग, ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक काम कितना दिन में करेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। एक काम कितना दिन में करेंगे, 8 दूनी 16। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, 12 दूनी 24 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 16 डेज। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि एक्चुअली में टोटल काम था कितना, और बी को उस काम करने में, मतलब पूरे काम को करने में कितना दिन समय लगेगा। तो अब जो हमको निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, एक जगह हम यहाँ पर थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं इसको, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए अब जो आ रहा है काम मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ए जो है वो कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन, और ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 16 दिन। ठीक है, तो टोटल काम निकालने का तरीका होता है, ये जो आपका समय है इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क। हमको पता नहीं था एक्चुअली में टोटल वर्क है कितना, अब पता चल गया कि टोटल वर्क कितना था, 48। अब देखते हैं जो 24, एक दिन में 24 काम करने में, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये 24 दूनी 48 और ए प्लस बी 16, 16 दिया 48, मतलब ए अकेले एक दिन में 2 काम करेगा और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। हमको सिर्फ चाहिए किसका, बी का चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ए अकेले 2 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। कहने का मतलब ए यहाँ भी 2 है और b क्या होगा, 1 होगा, तब ना 2 और 1 को जोड़े 3 आ रहा है। तो b का वैल्यू पता चल गया कि b काम को कितना दिन, मतलब एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, b एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। तो 48 काम उनको करना है, तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, एक दिन में 1 काम, तो 48 दिन में 48/1 कर दीजिए, तो आएगा कितना, 48, मतलब 48 डेज किनको लग जाएगा, बी को काम कंप्लीट करने में। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझा देते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं, सुनिए ध्यान से बातों को सुनिएगा। पहले था क्या, ए किसी काम को 50% 12 दिन में करता है, ए लिख दिए, 50% का फ्रैक्शन लिख दे 1/2। तो मान लीजिए काम था 1/2, उसको 12 दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। ठीक, उसके बाद किसको बुला लेता है, बी को भी साथ में बुला लेता है। तो अब ए प्लस बी जो बचा हुआ काम, क्योंकि आधा काम कंप्लीट हो गया, आधा काम रिमेनिंग काम निकाल लिए 1 - 1/2, तो रिमेनिंग काम भी 1/2 बचा हमारा, उसको मिलकर दोनों 8 दिन में करते हैं। तो भैया ए प्लस बी एक काम को मिलकर कितना दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या हमको चाहिए सिर्फ बी का, हमको चाहिए कि बी ने कितना दिन में किया। तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए कि टोटल काम कितना था, टोटल काम 48 था, ए एक दिन में 2 काम कर रहा था और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे थे मिलके। तो यहाँ से पता चल गया कि बी एक दिन में एक्चुअली 1 काम कर रहा था, तो 48 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 48 दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, मिला लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 बिकम्स ₹1080 एट 12% पर एनम। कहने का मतलब टाइम निकालना, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा। तो हमको टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बटा P × R। तो अब यहाँ निकालते हैं हम SI कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का, ये P आपका है और SI है 1080 × 100 बटा आपका 3000 × 12%। अब देखिए 12 × 9 = 108, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से काटिए 3 बार में, यानी आपका कितना आ गया ऊपर में 3, यही तो हो गया आपका 3 ईयर आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1150, एसपी दिया हुआ है कोई आर्टिकल का 1150, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%, डिस्काउंट देने के बाद 8% डिस्काउंट देने के बाद देन व्हाट इज द मार्क प्राइस, उसका हम एमपी निकालना क्या थी। तो यहाँ एमपी निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, एसपी बटा 100 माइनस डिस्काउंट % इंटू 100 एसपी कितना दिया हुआ, उस आर्टिकल का एसपी कितना 1150 बटा
100 माइनस डिस्काउंट, तो आपका डिस्काउंट 8 है और 100 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 92 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, काट लीजिए इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 दुनिया 8, एक ही जगह 4 3 12 और यहाँ 4 25 बार में, 23 से काटिए इसको 5 बार में 0, तो 50 और 25 को गुना कीजिएगा तो 25 25 कितना हो गया आपका 125, 1250 क्या हो गया आपका आंसर 1250। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो एक बात याद रखिए, किसी को डिविजिबल का नियम अगर पता नहीं है तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऐसे तो मैं मंडे से बोला हूँ कि मंडे से मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा और हो सके तो मैं शुरू भी कर दूंगा, तो याद रखिएगा मैं उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि 2 का डिविजिबल नियम क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 11 13 सब का क्या होता है। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ 11 का डिविजिबल नियम क्या होता है। याद रखिएगा, आपको कोई भी ऑप्शन उठाना, आपको ऐसे तो अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कैसे करना 11 का डिविजिबल का नियम याद रखिएगा 11 का। सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, मतलब सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, अगर इन दोनों को माइनस करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ गया, 0 या 11 का मल्टीपल आ जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर, तो आपका वो समझिए वो नंबर क्या है, वो जो भी ऑप्शन जो भी रहेगा वो नंबर वो आपका 11 से डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं पहला ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ये आपका देखिए ऐसे कैलकुलेट करना, जैसे 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे मानना। कैसे, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ये आपका ऑड हो रहा है, ये 1 3, ये आपका ये ऑड हो गया आपका, फिर इवन कौन सा बच गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया और ये इवन हो गया। तो आपका ऑड वाला लिख लीजिए पहले, चाहे इवन जो भी आपको लिखना, 4 3 6 है और आपका 8 है, तो कितना हो गया 8 से 14 14 3 17 17 4 21, इसको डायरेक्ट जोड़िए, यहाँ डायरेक्ट ही कीजिए, इतना लिखना नहीं है। फिर अब इसको जोड़िए, 5 3 8 8 7 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, तो घटाइएगा तो 1 आ रहा है। अब ये मत सोचिए घटाने पर -1 आ रहा, तो माइनस को लेकर नहीं चलना, आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर एक्चुअली में आ रहा है कितना, तो 1 आ रहा। हमने क्या बोला, 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो क्या ये 0 आया, नहीं। क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, 4 4 8 और 9 17, 17 और 4 21 आ गया यहाँ पर, 4 6 10, 10 5 15, 15 2 17, यहाँ देखें तो 4 आ रहा, ये भी नहीं हुआ। इसको देखते हैं, 4 2 6 और 1 7, 7 5 12 हुआ यहाँ पर। इसको जोड़ते हैं, 9 3 12 और 7 19 और 4 23, इसको घटाइएगा तो आप कितना आ जाएगा आपका 11 आ जा रहा है। ये क्या आ रहा है, 11 आ जा रहा है, ध्यान से देखिए, इसको घटा के देख लीजिएगा तो 11 आ जा रहा है। अब ये फिर मत बोलिएगा यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस को लेकर नहीं चलना, आपको घटाना है, घटा के जो एक्चुअली में नंबर आ रहा है उसको देखना। तो यहाँ 11 आ गया, तो अब हमको आगे चेक भी नहीं करना, देख रहे हैं हमारा 11 आ गया, तो 11 तो खुद 11 से डिविजिबल है ही, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। हो सके आपका किस्मत अच्छा ऑप्शन में पहले ही मिल जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी जो है कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी फास्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा लिखना है डिटेल में तब जोड़ना। आपको मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा था, बाकी आपको मैंने बता दिया कि 11 का डिविजिबल नियम क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस करने पर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, कोई दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ 11 आ गया, भैया 11 का डिविजिबल है ही, तो मैं सारा डिविजन नियम बता दूंगा जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। अभी देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका 2 पॉलिनोमियल दिया हो, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, पहले इसको फैक्टराइज करके हमको वैल्यू निकाल लेंगे इसका भी, उसके बाद हम देखेंगे कि किसका कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x², फिर क्या है आपका 7x + 12, इसको देखते हैं। तो 12 लाना है, तो 4 3 12 हो गया यहाँ पर, 4x + 3x + 12, x कॉमन लिए तो x + 4, और यहाँ पर आपका हो गया x कॉमन लिए, यहाँ 3 कॉमन लिए तो x + 4, तो यहाँ वैल्यू आ रहा है x + 4 और एक आ रहा है x + 3। इसमें भी देखते हैं एक और क्या पॉलिनोमियल है, x² + 8x + 16, इसको करते हैं तो x² + 4x + 4x + 16। तो साफ पता चल रहा है कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक तो वैल्यू x + 4 ही आएगा और एक यहाँ x + 4 है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना था कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं, x + 4, तो यहाँ आ गया आपका x + 4 और यहाँ हो गया आपका x + 4, मतलब x + 4 का होल स्क्वायर,
ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ x + 4 का होल स्क्वायर और x + 3, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप लोग इसका भी आंसर फाइंड पता चलेगा। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 times their difference if one number is 10 then other number will be। कहने का मतलब दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दोगुना है। तो मान लीजिए जो संख्या क्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उनके अंतर से दोगुना है, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन एक निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा इक्वेशन, देखते हैं, 2x - 2y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल जाएगा कि इधर x को लाते हैं हम तो हो जाएगा आपका क्या, x, और यहाँ आप ले जाते हैं y को तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3y। क्या हो गया, x = 3y। और बोला जाता है कि यदि एक संख्या 10 हो तो मान लीजिए कि एक संख्या, सपोज y को ही मान लेते क्या है, 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30। तो एक संख्या अगर 10 हो तो दूसरी संख्या होगी, तो अगर एक 10 है तो दूसरी क्या, 30 है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, उनमें ₹3900 3900 इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को ₹80 प्राप्त हो तथा प्रत्येक लड़की को ₹30 प्राप्त हो। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी, देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास। तो मान लीजिए कि लड़की की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या कितनी है, इतना लिखना नहीं है, बता दें, लड़की की संख्या मान लीजिए x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 65 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमारा 65 आना चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, दोनों को मिलाकर 65 होना ही चाहिए। तो आप हम एक को मान लिए $65 - x और इसको मान लिए x, हो गया आपका। अब दोनों को क्या बोलता है उसके बाद कि among them 3900 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच बॉय गेट्स ₹80। जो प्रत्येक लड़के हैं, लड़के कितने हैं, 65 - x, प्रत्येक लड़के को 80 रुपये मिलता है, प्लस प्रत्येक लड़कियों को कितना मिलता है, 30 रुपया, 30 × x = इस हिसाब से टोटल 3900 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 65 छात्रों में। तो बताइए कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 80 इंटू यहाँ आप कर लीजिएगा, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48 और 4 कितना हो गया आपका, 52 और 1 0, 5200 माइनस यहाँ हो गया आपका 80x और यहाँ आपका 30x = 3900। तो आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते, इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ आपका -50x और यहाँ 3900 -5200। तो यहाँ से आप माइनस में जो भी आएगा -50x बराबर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1300। सब्ट्रैक्ट का 1300 ही आएगा, यहाँ कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 5200 में 3900, 20 20 12 में से 3 और यहाँ आपका 1 1300 आ गया। यहाँ माइनस में माइनस कट गया, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 26। x का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी है 26, x का 26 आ गया आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जिनका भी एग्जाम है और जिनका एग्जाम नहीं भी है पूरे अच्छे से क्वेश्चन को करके जाना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लेकर आता हूँ, आप लोग करके जाना। तो चलिए मिलते हैं।